नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मई, जून, जुलाई और अगस्त माह की मंथली मैगजीन को कवर किया है और उसके डिटेल वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जहां आप जाके उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। तो आज हम जो चालू करने जा रहे हो सितंबर माह की मंथली मैगजीन है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा दिए हुए लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे मंथली मैगजीन के, जिससे आपको ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि कंफर्टेबल भी फील हो रहा होगा पढ़ते टाइम भी और वीडियो देखते टाइम भी। तो मेरा जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा जो तरीका रहता है पढ़ाने का वो लाइन टू लाइन इसका समझाने का तरीका है। मतलब कहने का कि अगर आप वीडियो देखें तो अच्छी बात है, ना भी देख पाए तो आप सुन के भी एक तरह से मंथली मैगजीन को कवर कर लें। और एडिशनल इसमें कुछ डाटा ऐड करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जो भी रहता है वो पर्याप्त इसमें रहता है। क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए परफेक्ट है, ये जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है। तो उस हिसाब से मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करता नहीं हूँ। और फिर जहाँ ज़रूरत होती है जो डाटा देने की, वो डाटा भी मैं ऐड करता हूँ, साथ ही साथ आपको समझाने का प्रयास भी करता हूँ, ताकि आपके लिए सफिशियंट रहे, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी एक मेरा एक सजेशन और है कि जैसे लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि बहुत तरीके के पेपर पढ़ रहे हैं इसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि देखिए, कोचिंग वाले जो मंथली मैगजीन बनाते हैं तो वो प्रिसाइज नोट्स की तरह बनाते हैं। मतलब उस महीने भर का पूरा निचोड़ आपको 150 पेज में दे रहे हैं। तो जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो आप सिर्फ इसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि एक इसका फायदा ये है कि आप जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो आपको आपकी मेहनत बच रही है, साथ ही साथ आप एक महीने अगर 15 दिन भी इसको आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आपका वो चीज क्लियर हो रहा है जो आप एक तरह से पर डे आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। तो वो उतना जितना आप प्रिसाइज करेंगे, उसको पूरी चीज देखेंगे, उससे अच्छा आप इसी को पढ़िए मंथली मैगजीन, क्योंकि इसमें भी उतनी ही मेहनत करते हैं और आपसे ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स लगे होते हैं मंथली मैगजीन को बनाने के लिए, है ना। उसमें कौन से टॉपिक जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी है, कौन अन्यथा है, किसको निगलेक्ट करना है, तो वो सारी चीजों के हिसाब से एक मंथली मैगजीन बनाई जाती है ना। अगर आप टॉपर्स के वीडियोस भी देखेंगे, जैसे आप बाजीराम के टॉपर्स हैं अपना, जो फर्स्ट सबसे कम उम्र के जो आईपीएस बने, उन्होंने भी कहा है कि जो रोज डेटा पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम पेपर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए, उससे अच्छा है कि आप मंथली मैगजीन पकड़िए, क्योंकि वो सफिशियंट डाटा रहता है और आप अगर उसको रोज पढ़ते हैं तो आपका वो मेमोराइज ज्यादा होता है। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप इधर उधर की चीजों पे फोकस करने की बजाय एक करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ मंथली मैगजीन पर ही फोकस करें, क्योंकि कोई आप एक मैगजीन जैसे आप उठाते हैं तो आप उसी में कंसंट्रेट किए रहेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा सही रहता है। क्योंकि कोचिंग वाले भी, आपको तो पता है, हर एक चीज को प्रिसाइज करके आपको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इतना ज्यादा एक सिलेबस का वर्डन हो जाता है कि और चीजें पढ़ना उतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से आप इसको देख के, सुन के भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है इकोनॉमिक से पढ़ेंगे हम, अर्थव्यवस्था का। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है इसमें से भारत का जीडीपी का अनुमान क्या है इस टाइम पे, है ना। सीमा पार भुगतान का क्या कैसे चल रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। जैसे आपको तो पता होगा कि संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री में कुछ जो अपने एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल करेंसी जो अपनी है, इंडियन करेंसी को एक तरह से भुगतान के लिए यूज करने का प्रयास जारी किया जा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में देखेंगे, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन क्या कैसा चल रहा है ना। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन, कृषि का डिजिटलीकरण जो कि वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उन सबको देखेंगे। लॉजिस्टिक नीड क्या अपने इंडिया की है उसको देखेंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग, पीएम विश्वकर्मा योजना, है ना। तो इस तरह से इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो विभिन्न जो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और जो जरूरी है उन्हीं को हम अपने वीडियो में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो जो जरूरी नहीं है उनको हम निगलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो जीडीपी के लिए है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का अनुमान क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या है। तो यह एक विशेष समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल जून 2023 में जीडीपी डेटा की सटीकता पर चल रहे वाद विवाद का स्पष्टीकरण जारी किया है ना। तो इसमें क्या है, अप्रैल जून 2023-24 के लिए भारत के आधिकारिक जीडीपी आंकड़ों की आय का उत्पादन विधि का उपयोग करके की गई थी, जिसके अनुसार अप्रैल जून में जीडीपी के 7.8% की दर से बढ़ोतरी की है ना। यह पिछली 4 तिमाहियों में सर्वाधिक अधिक है। तो इसमें ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, तिमाही के हिसाब से इसका डाटा गणना किया जाता है। तो जीडीपी बस इतना है कि जो इसका मेन टॉपिक क्या है
तो इसमें आपको जीडीपी के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है ना। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जीडीपी की गणना के लिए जो 3 विधियां उपयुक्त की है उसमें पहला क्या है कि उत्पाद मूल्य वर्धित उत्पादन, आय का वितरण और व्यय खर्च कितना है, जैसे निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस निवल पूंजी उपयोग, साधन लागत, और साधन लागत पर द्वितीय क्षेत्र में निवल, और साधन लागत में तृतीय क्षेत्र में निवल। तो ये आपका जीडीपी के बारे में ये पूरा होगा। इसी तरह आय का वितरण में और व्यय विधि यानी खर्च में पूरा इसको करके जीडीपी निकाली जाती है। तो जीडीपी गणना की सामान्य विधियां क्या है, जैसे उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि है जिसमें क्या है प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है। आय विधि, इसमें क्या है उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है। तो ये इसके जीडीपी गणना की आय विधि हो गई है ना। और साथ ही साथ वस्तुओं के उत्पादन में प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले संसाधन उत्पादक के कारक रहते हैं। ये चार कारक कैसे हैं, भूमि, श्रम, उद्यमिता और पूंजी। तो ये हो गया। अब व्यय विधि किस हिसाब से निकाली जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन। तो इन तीनों विधियों की संबंधित दर समान होनी चाहिए, है ना। डेटा के संग्रह उसके प्रसंस्करण में भिन्नता के कारण इन तीनों विधियों में अक्सर अंतर आ जाता है, लेकिन सांख्यिक विसंगत के कारण ये होता है। तो इसलिए इसके हिसाब से इसको देखा जाता है। अब वर्तमान चुनौतियां क्या है, तो इसमें जीडीपी गणना के लिए जैसे आपको पता है डेटा की सटीकता का अभाव रहता है ना। जैसे एक वित्तीय वर्ष में सटीक डेटा 3 साल के अंतराल के बाद आता है। असंगठित क्षेत्र का लेखांकन होता है, जैसे असंगठित क्षेत्र प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है, मतलब इनका कोई कह सकते हैं कि सटीक डेटा उपलब्ध नहीं होता है। जीडीपी गणना करने समय कुछ गतिविधियों को बाहर रखा जाता है, जैसे कालाबाजारी संबंधी गति इसमें शामिल नहीं होती, जिससे क्या होता है सटीक मापन और मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। हो जाए आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि समय समय पर आधार वर्ष को अपडेट करना। जैसे वर्तमान समय में आधार वर्ष 11/12 है जो 1 दशक से भी अधिक पुराना हो चुका है, तो इसको अपडेट करना। दोहरी अपस्फीति को शामिल करने के लिए उचित कदम उठाया जा सकता है, जिससे क्या होगा आउटपुट और इनपुट संबंधी मूल सूचकांकों का इस्तेमाल करके आउटपुट और इनपुट के लिए मुद्रास्फीति की अलग अलग गणना की जा सकती है ना। सटीक व ठोस डेटा के द्वारा जीडीपी के अनुमान में सटीकता बढ़ सकती है। उत्पादक गतिविधियों का मापन करके भी सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन जैसे स्वैच्छिक कार्य, अवैतनिक, घरेलू आदि कार्य को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये आपका जीडीपी के लिए हो गया। अब हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है सीमा पार भुगतान, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो क्या है कि G20 टेक स्प्रिंट 2023 का आयोजन में नवीन संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया कि सीमा पार भुगतान में सुधार लाने के लिए ये किया गया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य में हम देखेंगे तो जीडीपी टेक स्प्रिंट 2023 में क्या है, यह आरबीआई और बीआईएस इनोवेशन हब की संयुक्त पहल है ना, जिसमें क्या किया जाएगा सीमा पार बिल भुगतान की सुविधा का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में भी भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया है। तो इसका उल्लेख किसमें किया है, G20 के रोड मैप में भी इसको बढ़ावा देने का उल्लेख किया है ना। साथ ही साथ G20 देशों ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो ये हमारा सीमा पार भुगतान के लिए बेसिक अप्रोच होगी। अब हम देखेंगे सीमा पार भुगतान के बारे में। ये है तो यह एक प्रकार का वित्तीय लेन देन है जिसमें क्या होता है कि लेन देन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता अलग अलग देशों में स्थित होते हैं। तो ये सीमा पार भुगतान करने के लिए लेन देन का है। तो 2023 में सीमा पार भुगतान का बाजार मूल्य का लगभग 190 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। साथ ही 2030 तक इसे 290 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए संभावना है। तो इसके लिए जैसे सीमा पार भुगतान के समान प्रकार में पहला क्या है, इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर और डिजिटल वॉलेट द्वारा, तो इसके द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड से लेन देन और क्रिप्टो करेंसी द्वारा जो है सीमा पार भुगतान की प्रणाली को अपनाया जाता है। तो ये हो गया। इसमें क्या सीमा पार भुगतान का महत्व क्या है ना। तो वित्तीय समावेशन होगा, है ना, जिससे क्या होगा कि वित्तीय भागीदारी में व्याप्त अंतर को खत्म करने और वंचित समुदायों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वैश्विक बाजारों में पहुंच हो जाएगी, जिससे क्या होता है नए ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारी पहुंचने में सुविधा प्रदान करेगा। विविधीकरण पोर्टफोलियो में विविधता लाने सक्षम बनाता है। वैश्वीकरण क्या होगा कि सीमा पार भुगतान वैश्वीकरण प्रक्रिया के एक मूलभूत तत्व है। तो ये हो गया सीमा पार। अब सीमा पार भुगतान में बाधाएं क्या है, जैसे सीमा पर जो भुगतान हो रहा है उनमें क्या क्या बाधा है। तो पहला क्या है कि अलग अलग सरकारी नियमों, मूल देश और प्राप्ति वाले देश में ऐसा नियम है। वित्तीय डेटा का मानकीकरण की कमी है। अप्रचलित पद्धतियों की प्लेटफॉर्म में या बैच प्रोसेसिंग पर निर्भर होते हैं, जिससे क्या होता है रियल टाइम निगरानी करने की कमी होती है। सुरक्षा जोखिम यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण और साइबर धोखाधड़ी में भी यूज हो सकता है। उच्च लागत और निपटान में देरी के कारण इसके कई उत्तरदायी कारण है, जैसे जांच और नियंत्रण, कई स्तरों पर मंजूरी, सीमित परिचालन और घंटे, अलग अलग टाइम जोन में होने वाले लेन देन की संख्या आदि। इन सब के कारण क्या हो रहा है कि सीमा पार जो भुगतान हो रहा है उनमें विभिन्न बाधाएं आ रही हैं।
इसको सुधार करने के लिए क्या किया जा सकता है कि मौजूदा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी सुविधाओं में सुधार करना चाहिए जिससे सभी भुगतान प्रणालियों में प्रक्रियाओं और ऑपरेशनल समय आदि का समन्वय करने में मौजूद भुगतान प्रणालियों को आपस जोड़ने के लिए पैसा जोड़ने से उपाय किया जा सके। ये सुसंगत ISO 2022 संस्करण अपनाया जा सकता है, 20,022 संस्करण अपनाया जा सकता है। यह संस्करण वित्तीय सूचनाओं के लिए खुला वैश्विक मान होगा, है ना। सीमा पार भुगतान में विशेषज्ञता रखने वाली फिनटेक कंपनियों को सहयोग स्थापित करना चाहिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसी नई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं से संबंधित भूमिका का विश्लेषण करना चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, नो योर कस्टमर, KYC आदि का भी सुनिश्चित किया जाना, अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, है ना। नियमों में पालन संबंधी प्रक्रिया के बोझ को कम करना और साथ ही साथ सुगम बनाने के लिए इसको क्या करना चाहिए, कठोर तथा प्रभावी जोखिम आकलन के तरीकों को अपनाया जा सकता है। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो क्या है कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में G20 OECD के संशोधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों का समर्थन किया गया। तो जैसे हम 3 महीने से, अगर आपको थोड़ा भी बेसिक लगाए होंगे तो 3 महीने से जो भी हम मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं तो उसमें से ज्यादातर जो न्यूज निकल आ रही है, चाहे पॉलिटी को हो, इंटरनेशनल रिलेशन को, सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न से हो, है ना, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड कंसर्न हो, तो उसमें सब में G20 एक तरह से शामिल हो रहा है। तो आपको इतना मतलब एक तरह से G20 के बारे में पूरी जानकारी रखनी है ताकि क्या है कोई भी टॉपिक छूट ना पाए, क्योंकि G20 से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन बन है, तो आपको पता होगा कि इस बार इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से G20 के बारे में आपको जानना है, क्या कैसे है इसके बारे में, ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। तो अब इसमें संबंधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चलिए सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें संबंधित जो अन्य तथ्य हैं, तो G20 OECD के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी वस्तुतः कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अग्रणी स्तरीय मानक है ना, जिसके सिद्धांतों को अपडेट करने के लिए 2021 में एक व्यापक समीक्षा की गई थी। जून 2023 में संशोधित सिद्धांतों को पहले OECD परिषद द्वारा मंत्री स्तर पर अपनाया गया था। तो ये OECD है क्या, आर्थिक सहयोग और विकास मंच है क्या? तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसको यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1961 में इसका नाम बदलकर OECD कर दिया गया था, है ना। ऐसी नीतियां बनाना जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा दे। 38 सदस्य देश है इसमें, भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन एक प्रमुख भागीदारी देश है। तो हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। तो क्या होता है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के गवर्नेंस को निर्देशित और नियंत्रित करने हेतु नियमों, तौर तरीकों के जरिए प्रक्रियाओं की प्रणाली को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जरिए कंपनी के अलग अलग हितधारकों जैसे शेयर धारक, प्रबंधन, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, वित्त प्रदाता, सरकार और समुदाय के प्रति संतुलित के हितों को संतुलित किया जाता है। तो ये हो गया। अब इसके मूल सिद्धांत को देखेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांत क्या है? पहला आपका है जवाबदेही सही होनी चाहिए, है ना, पारदर्शिता होनी चाहिए, स्वाधीनता और सत्यनिष्ठा का अनुपालन होना चाहिए, जोखिम प्रबंधन को भी ध्यान देना चाहिए और शेयर धारकों के अधिकारों को भी रक्षा करना चाहिए। अब ये तो ठीक है। अब देखेंगे कि मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, ऐसा क्या है कि इसकी जरूरत आज है। तो क्या है कि जो यह एक ऐसी मजबूत गवर्नेंस प्रणाली को लागू करता है जो कंपनियों की समग्र परिचालन दक्षता में सुधार करता है, साथ ही यह जोखिम करने और तथ्यों के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनियों में वित्तीय प्रदर्शन में सुधार आता है। एक मजबूत फ्रेमवर्क व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के बीच भरोसा तथा विश्वास पैदा करता है ना। यह पूंजी बाजार से वित्त पोषण तक पहुंच में सुधार करता है। इसके अलावा यह नवाचार, उत्पादकता एवं उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं करने से कोई नकारात्मक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं ना, और साथ ही साथ क्या होता है कि यह कंपनियों की व्यावसायिक रणनीतियों को सामाजिक आवश्यकताओं के साथ एकीकृत सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना जरूरी हो जाता है। साथ ही यह बेहतर उत्पादकता, बेहतर टीम वर्क के जरिए सकारात्मक कॉर्पोरेट कर संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। तो ये जरूरी क्यों है इसके बारे में। अब क्या है कि भारत में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसकी समझ कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, इनको हम देखेंगे। तो पहला क्या हो जाता है कि भारत में कई कंपनियां स्वामित्व कुछ विशेष परिवारों के पास है, जिसके चलते स्वामित्व और प्रबंधन का काम अलग नहीं हो पाता है ना। कई बार स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण हितों का टकराव और निष्पक्ष मूल्यांकन एवं प्रभावमुक्त निर्णय लेने जैसी कमी समस्याएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत और उनके महत्व को लेकर निवेशकों के बीच एक जागरूकता का अभाव होता है ना। भारत में सरकारी नीतियों का दायरा काफी सीमित है, जिसके कारण ये नीतियां केवल कुछ सूचीबद्ध कंपनियों पर ही लागू होती हैं।
उदाहरण के लिए जैसे सेबी ने केवल शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को वार्षिक BRSR प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। इस रिपोर्ट से क्या होता है कि उसके कंपनी के वित्तीय प्रणाली में इस ESG ढांचे को एकीकृत करना। भारत में कंपनियों के संचालन में पारदर्शिता की कमी है और असीमित प्रकटीकरण के चलते कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रभावशीलता की निगरानी करने में कठिनाइयां आती है। धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में संलिप्तता पाई गई है, जैसे 2018 का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज घोटाला है ना। कई कंपनियों ने जोखिम अनुमान की व्यवस्था और जोखिम को सहने की क्षमता काफी खराब है। इसके अतिरिक्त कंपनी संधारणी मापदंडों पर कम ध्यान देती है ना। कंपनी का निर्णय प्रक्रिया में कम शेयर वालों और अन्य हितधारकों की सीमित भागीदारी देखने को मिलती है। तो ये हो जाए। अब भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क क्या कहें, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 है ना, जैसे कंपनी की बोर्ड की बैठक, ऑडिट, समित, वित्तीय विवरणों को अनिवार्य प्रकटीकरण, बोर्ड के गठन के तौर तरीकों संबंधित पक्षकारों से जुड़े ट्रांजैक्शन आदि के प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जिससे क्या होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए दिशा निर्देश जारी करना। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान है ना, यह मुख्य रूप से निदेशक मंडलों की बैठक और सामान्य बैठक के संदर्भ में मानक जारी करता है। और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ये कामकाज को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह ये हो गया। अब हमारा जो आज का चौथा टॉपिक है वो क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनिमय, रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो। तो इसमें क्या है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनिमय का आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि इसके विनियमन करना पड़ा? क्योंकि क्या है कि अपराधों को, धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अपराधों से बचाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप क्रिप्टो से कोई लेन देन करते हैं तो इसका कोई मौजूदा साक्ष्य या डेटा नहीं रह पाता, जिससे क्या होता है कि इसका आतंकी वित्त पोषण में है ना, गैर कानूनी कामों में और अनुचित उपयोग किया जा सकता है। अधिकतर क्रिप्टो परिसंपत्तियां विनियमन के दायरे में नहीं है। क्रिप्टो बाजार में अधिक स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए इस संपत्तियों का विनियमन की आवश्यकता जरूरी है। अब भारत में इसकी स्थिति क्या है? तो पहला है कानूनी प्रावधान में देखेंगे तो धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के अधीन किया गया, जिसमें क्या गया, KYC प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से लागू करना, सभी संदिग्ध गतिविधियों को दर्ज कराना और साथ ही साथ क्रिप्टो कंपनियों के लिए 5 साल तक ग्राहकों का विवरण बनाए रखना भी अनिवार्य कर दिया गया। RBI का रुख और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, जैसे 2013 में RBI ने एक वक्तव्य जारी किया था, क्रिप्टो सहित आभासी मुद्राओं को उपयोग करते और धारकों व्यापारियों से जुड़े संभावित जोखिम में सावधान किया था, है ना। 2017 में RBI ने बिटकॉइन सहित सभी आभासी मुद्राओं के लिए क्या किया था कि जोखिमों के बारे में भी सावधान किया था। और 2018 में RBI ने एक सर्कुलर जारी करके बैंक और अन्य विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी यूज करने वाले व्यक्तियों या व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने पर रोक लगा दी थी, है ना। तो ये हुआ था। इस सर्कुलर से प्रभावी रूप से भारतीय निवासियों के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदना और बेचना अवैध बना दिया गया था। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर RBI की ओर से लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, जिससे क्या हुआ, भारत में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग वैध हो गया। विनियामकी ढांचा में देखेंगे तो वर्ष 2022 में वित्तीय मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट में डिजिटल रुपया, राज्य समर्थित क्रिप्टो करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए फ्रेमवर्क बनाए, जिसमें क्या नाम दिया गया, डिजिटल मुद्रा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई। कर व्यवस्था में क्या किया गया कि 2022 में केंद्रीय बजट में पहली बार आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी सहित डिजिटल परिसंपत्तियों पर आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% आयकर की घोषणा की, 1% TDS की भी घोषणा की। तब क्रिप्टो करेंसी के विनियमन में विद्यमान चुनौतियां वर्तमान में क्या है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने से जैसे क्या होता है कि वित्तीय अखंडता संबंधित जोखिम में बढ़ोतरी होगी, है ना। इसके परिणाम स्वरूप अक्षमताएं पैदा होंगी। विनियामकी स्थिरता, जैसे अलग अलग देशों में क्रिप्टो नियमों को तालमेल हासिल करना एक जटिल कार्य बना हुआ है। सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण का अभाव, अलग अलग देशों में क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अलग अलग श्रेणियों में परिभाषित किया गया, जिससे कारण नियम बनाने में एक तरह से अस्पष्टता की स्थिति पैदा हो जाती है ना। एकीकृत प्रयास न होना, साथ ही साथ नवाचार और जोखिम को संतुलित करना भी एक तरह से नाजुक कार्य बना हुआ है। और सीमा पर प्रवर्तन, जो क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट के कारण क्या हो रहा है कि अलग अलग प्राथमिकताओं के चलते नियमों को लागू करना और अधिक चुनौतियों भरा हो गया। क्रिप्टो करेंसी का वैश्विक विनियमन क्या है कि IMF MSB सिंथेसिस पेपर में हाल ही में जो कंप्लीट हुए G20 शिखर सम्मेलन में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जोखिम और उन्हें विनियमित करने संबंधित फ्रेमवर्क पर IMF और FSB ने रिपोर्ट का समर्थन किया है ना। इसमें क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाने और 2025 तक डिजिटल परिसंपत्तियों के विनियमन के लिए रिपोर्टिंग तथा लाइसेंसिंग व्यवस्था के निर्माण की बात कही है।
साथ ही साथ मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन में इसे यूरोपीय संघ ने बनाना है। यह क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए पहला अंतर क्षेत्राधिकार विनियामकी और परपेक्षी फ्रेमवर्क होगा। उभरते बाजार में उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विनियामकी दृष्टिकोण, जिससे क्या होगा कि दुनिया में अलग अलग क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विभिन्न तरीकों से विनियमित करते हैं, जिससे विनियामकी एकरूपता नहीं पाएंगे। जी ना, तो ये हो गया। अब देखेंगे क्रिप्टो का विनियमन के लिए आगे की राह। तो क्या है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रभाव उसे नीति से जोड़ना है ना, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि क्रिप्टो से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध से इसके व्यापार आदि को अवैध बना दिया जाता है ना। ऐसे में निगरानी करना कठिन हो जाएगा। लाइसेंस का पर्यवेक्षण करना, धन शोधन रोधी उपाय करना, एक बार लाइसेंस प्राप्त करने और विनियमित होने के बाद सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहक की जांच परख, रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने जैसे नियम लागू करना चाहिए। कराधान की स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसी स्पष्टता तैयार करनी चाहिए जिससे सीमा पार लेन देन में भी ध्यान रखा जाए और मजबूत डेटा फ्रेमवर्क द्वारा क्रिप्टो विनियमन को, क्रिप्टो करेंसी को विनियमित किया जा सकता है। हमारा जो 5वां टॉपिक है आज का, वो है उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन। तो सुर्खियों में यह है कि ट्राई ने एक ऐसा परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें क्या किया है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन पर एक परामर्श जारी किया है। तो इसका महत्व क्या है कि इसमें क्या होगा कि विस्तृत जॉब मार्केट, जैसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है ये, है ना। साथ ही साथ क्या होगा कि फ्यूचर और जॉब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार डेटा विश्लेषकों और वैज्ञानिकों की मांग में 30 से 35% वृद्धि होने की संभावना है। उन्नत शिक्षा, जिससे शिक्षा लागत में कमी आ सकती है और इससे क्या होगा कि सीखने की प्रक्रिया को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया जा सकता है। समावेशी कार्यस्थल, जिसमें पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों के बीच मौजूदा अंतराल को समाप्त करना है, जिससे डिजिटल समावेशन के फायदे बेहतर वेतन और मजदूरी, जिससे क्या होगा व्यवसायिक नवाचार और कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान होगा। स्वास्थ्य देखभाल में क्या होगा कि डिजिटल समावेशन स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है ना। और क्या कर सकता है ये कि एमएसएमई यानी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रोसेस ऑटोमेशन आदि को आवश्यकता के अनुरूप विकसित कर एमएसएमई की विशिष्ट समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये एमएसएस का हो गया। उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन में जो जुड़ी चुनौतियां हैं वो क्या है, तो जैसे पहुंच के है ना, इन्हें अपनाने और उपयोग करने की लागत काफी ज्यादा है ना, जिससे क्या होता है वंचित क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन बढ़ जाता है ना। अवसंरचना में 5G नेटवर्क, एआई और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच निवेश का अभाव है, जिससे क्या होगा यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के न्यायसंगत उपयोग में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वहनीयता में क्या होगा कि इंटरनेट युक्त सबसे सस्ते स्मार्टफोन की कीमतों और लोगों की औसत मासिक आय में 85.1% के बराबर थी। सीमित डिजिटल साक्षरता और साइबर हमले, जिससे क्या हो रहा है डिजिटल समावेशन में दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। तो ये हो जाएगा। यह क्या करता है, प्रौद्योगिकी से जुड़ने, उपयोग करने में आने में बाधाएं उत्पन्न करता है। आगे की राह में क्या किया जा सकता है, नीतिगत हस्तक्षेप, जिससे क्या होगा कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न होने वाली कमियों को दूर करने और लक्षित नीतियां लागू की जाए। निवेश में हाई स्पीड इंटरनेट संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण महत्वपूर्ण है ना। कर छूट दिया जाए, हितधारकों का सहयोग किया जाए, जिससे क्या हो डिजिटल समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के सुगमता से अपनाया जा सके। तो ये हो गया आपका। हमारा जो आज का छठा टॉपिक है वह भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन, मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घटक में क्या होता है, बताया गया है कि खाद्य एवं पेय में 45.9%, पान, तंबाकू और मादक पदार्थों में 2.4%, वस्त्र और फुटवेयर में क्या होगा 6.5% मदों का भारांश है। ईंधन और बिजली में 7.8, आवास में 10.1 और अन्य में 28.8% का ये मदों का भारांश है। तो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति क्या है कि खुदरा मुद्रास्फीति 2023 में 6.83 थी, है ना। और खाद्य मुद्रास्फीति कितनी थी आपकी 9.2%। तो इस आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा इसे नापा जाता है। तो खाद्य और पेय पदार्थों की बढ़ती कीमतों के प्रभाव के कारण है, क्योंकि सीपीआई बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश 45.9% है। टमाटर, प्याज, अनाज, है ना, मसाले, दूध, डेयरी उत्पादक की कीमतों को बढ़ाने के कारण देखी गई है ना। ये सब मुद्रास्फीति के कारण है ना। तो मुद्रास्फीति के दीर्घावधि को प्रभावित करने वाले कारक में पहला जैसे आपका है मानसून की अनियमितता, है ना, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक कमोडिटी की कीमतें, जिससे खाद्य पदार्थों के साथ कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल है, सरकारी नीतियां, एमएसपी और अवसंरचना उपलब्धता, विनिमय दर में उतार चढ़ाव, कीटों और रोगों का प्रकोप। तो ये हो जाएगा। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, निर्यात पर रोक दिया जा रहा है ना।
बफर स्टॉक की एक तरह से कह सकते हैं कि ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत अनाज का बफर स्टॉक रखा जाता है। स्टॉक की सीमा में क्या किया जा रहा है कि गेहूं व्यापारियों और मिल मालिकों पर गेहूं के स्टॉक की अधिकतम सीमा लागू की गई है। खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। किसानों को सीधे लाभ प्रदान किया जा रहा है और आपूर्ति पक्ष के उपाय किए जा रहे हैं। वर्तमान में इससे चिंताएं क्या हो रही, किसानों की आय में कमी हो रही। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि किसानों की आय में समग्र आय में कमी आती है। ऐसे उपायों से निर्यात प्रतिबंधित करना और ओएमएस और स्टॉक सीमा लागू करने से नीतिगत पूर्वाग्रह, जिसमें क्या हो रहा है कि भारत की खाद्य मूल्य नीति किसानों यानी उत्पादकों की तुलना में उपभोक्ताओं के पक्ष में अधिक है। किसानों पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ हो रहा है। सालाना 2.65 लाख करोड़ के अप्रत्यक्ष कर भारी बोझ वहन करना पड़ता है। डंपिंग का प्रभाव है कि भारत के भीतर स्वयं सरकार डंपिंग के रूप में देखा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उत्पादक की कीमत निर्यात में देश में उसी उत्पाद की कीमत से ज्यादा उसे डंपिंग कहा जाए। वैश्विक प्रभाव में देखेंगे कि भारत का चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 40% है ना। वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में डालते हैं इस तरह के आकस्मिक निर्गत उत्पाद जो लाए जा रहे हैं, और एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा भी कमजोर पड़ती है। जिस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत ने चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिकूल प्रभावों के बिना मुद्रास्फीति का बेहतर प्रबंधन कैसे करें? व्यापार नीति में संशोधन करके बफर स्टॉक कर, जैसे टमाटर, आलू, टीओपी जैसे अस्थिर कीमतों वाली प्रमुख सब्जियों के लिए बफर स्टॉक लाना चाहिए। किसानों की आय में सहायता होनी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा, अनुसंधान और विकास, साथ ही साथ सिंचाई में वृद्धि करके भी इसको सुधारा जा सकता है। कृषि का डिजिटलीकरण से क्या है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारी, संधारणी और समावेशी उपयोग तथा एग्रीटेक स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्धता जताई गई है। तो डेटा बैंक में देखेंगे कि तो भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर 40% है, जो यूएसए का 95%, ब्राजील के 75% और चीन की 57% की तुलना में काफी कम है। तो कृषि के डिजिटलीकरण के बारे में हम देखेंगे तो कृषि उत्पादन प्रणाली में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग से, जैसे एआई, रोबोटिक्स, मानव रहित विमानन प्रणाली, सेंसर, संचार नेटवर्क आदि को कृषि उत्पादन शामिल करना कृषि डिजिटलीकरण कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे आपको भी पता है कि हमारे जो देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मतलब जानकारी तो रखते हैं, लेकिन जो डिजिटलीकृत खेती है उनका उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं, क्योंकि उनको जो खेती के तरीके मालूम है ना। अब खेती करने का जो उनका तरीका है वो पुराना अब नहीं भी है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, मतलब अपने बाप दादा से सीखते हुए आ रहे हैं। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनको लेके वो अवेयर नहीं है, या फिर उनको उतना समय नहीं मिल पाता कि देखा जाए, जिससे क्या हो रहा है कि अभी भी पुराने तरीके से खेती की जाती है। तो कृषि के डिजिटलीकरण का क्या महत्व है? तो इससे क्या होगा कि कृषि मूल्यांकन श्रृंखला में इनपुट की आपूर्ति के लिए, जैसे डिजिटलीकरण का सही समय पर उर्वरक, कीटनाशक, पानी आदि जैसे इनपुट संसाधनों को अनुकूलित करने में मदद मिलता है ना। उत्पादन में क्या होता है, इससे परिचालन दक्षता बढ़ती है। व्यापार में इससे बिचौलियों को समाप्त करने के लिए उपज का सही मूल्य प्राप्त किया जाता है। भंडारण में क्या हो रहा है कि डिजिटलीकृत कृषि संबंधी गतिविधियों में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करता है, जिससे फसल के नुकसान या विफलता, कम उपज, कीटों के हमले आदि के बोझ को कम किया जा सकता है। बेहतर गवर्नेंस और सामाजिक लाभ को किसी के डिजिटलीकरण महिला केंद्रित नवाचारों को बढ़ाने के लिए लैंगिक अंतराल को समाप्त करता है। भारत के कृषि में डिजिटलीकरण में चुनौतियां क्या क्या हैं कि किसान डिजिटल तकनीकों की जानकारी का अभाव है ना, जिससे क्या हो रहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी मामलों में वृद्धि हुई, हालिया वृद्धि देखी गई है, जिससे डिजिटल मोड की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है ना। डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए योजनाओं और सरकार का प्रदान किए जाने वाली सब्सिडी के बारे में जागरूकता का अभाव है ना। इसके शुरुआती चरण में जैसे आपको पता है कि ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जिससे लघु और सीमांत किसान इसका उपयोग नहीं कर पाते। भूमि जोत का खंडों में विभाजित होना, जिससे क्या हो रहा है कि डिजिटलीकरण के लिए एक प्रमुख चिंता बनी हुई, जैसे कृषि जोत का औसत आकार जो है 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में करीब 1.08 हेक्टेयर तक चला गया। बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है इससे, है ना, क्योंकि ऑटोमेशन के आज कार्यबल की संख्या में कमी हो जाएगी। एग्रीटेक स्टार्टअप अभी शुरुआती चरण में है ना। एग्रीटेक स्टार्टअप अभी केवल 1% तक पहुंचे, है ना। बुनियादी ढांचे की कमी और उपलब्ध कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसको लागू करने में कठिनाई हो रही है। आगे की राह में किसानों को शिक्षित करना, नवीन उत्पादों को उनकी पहुंचार से सुधार करना और किसानों को वित्त प्रदान करने से इसको सुधारा जा सकता है। किफायती लागत पर
प्रौद्योगिकी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके पोर्टेबल हार्डवेयर मॉडल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसानों को सामने आने वाली जमीनी स्तर के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और उस शिक्षा में काम करने के लिए खेतों का शैक्षिक संस्थानों के बीच तालमेल को दूर करना चाहिए, है ना, दूर करना चाहिए। एग्रीटेक स्टार्टअप को स्थिर और संधारणीय बनाने के लिए बेहतर वित्त पोषण विकल्पों और इनक्यूबेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे क्या हो कि डिजिटल समावेशन के सुधार किया जा सके। हमारा जो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति एनएलपी की शुरुआत को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इसके क्षेत्र में देखेंगे उत्पादन तथा उपभोग, भंडारण बिंदुओं, मूल्यवर्धन और संबद्ध सेवाओं के बीच माल परिवहन का प्रबंधन, जिससे क्या होता है कि ये एक तरह से सड़क, रेलवे, शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई मार्ग, पाइपलाइन आदि से जुड़े जाता है और बंदरगाह द्वारा भी लॉजिस्टिक पार्क किया जाता है। एमएलपी क्या होता है, एनएलपी सॉरी, इसे 2022 में जारी किया गया था, है ना, जिसमें कहा आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और वैश्विक बाजारों के भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता के सुधार करना, है ना। इसके क्या विजन है, एकीकृत, निर्बाध, दक्ष, विश्वसनीय, हरित संधारणी और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक नेटवर्क। एनएलपी के लक्ष्य में क्या होता है कि भारतीय लॉजिस्टिक की लागत को 2030 तक वैश्विक मानदंडों के अनुरूप करना, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना, डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास करना, साथ ही साथ इसमें लॉजिस्टिक नीति का कार्यान्वयन करना। तो क्लैब के 8 कार्य क्षेत्र देखें इसमें। तो पहला है एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली, भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और बेंचमार्क में सुधार, लॉजिस्टिक मानव संसाधन विकास क्षमता का निर्माण, राज्यों की भागीदारी, एक्जिम लॉजिस्टिक, निर्यात आयात, सेवा सुधार फ्रेमवर्क, कुशल लॉजिस्टिक के लिए क्षेत्रीय योजनाएं और लॉजिस्टिक पार्कों के विकास की सुविधा। ये हो गया। अब भारत में एनएलपी से जुड़ी चुनौतियां क्या है, जैसे भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र बिखरा हुआ है, जैसे लॉजिस्टिक क्षेत्र का 90% बाजार को असंगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। लॉजिस्टिक के मानकीकरण के अभाव के चलते अंतर संचालन या आपसी समन्वय में कठिनाई आती है ना। लॉजिस्टिक क्षेत्र में कार्य कुशल बल का अभाव है, जिसमें क्या है, लगभग 2.2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इनमें से केवल 4.7 ही औपचारिक कुशल से युक्त हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र में राज्यों के बीच समन्वय की कमी है, जिससे क्या हो रहा है, शिपमेंट में देरी और लागत में वृद्धि हो रही है। कई ट्रांसपोर्टर्स जो क्या करते हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने में हिचकिचा रहे हैं, है ना। फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए एक सीमित विकल्प मौजूद है, जो इनके कारण से विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। आगे की राह में क्या किया जा सकता है, एक बेहतर रोड मैप का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही नियमित निगरानी से युक्त एक व्यवहारिक समाधान का निर्माण करना चाहिए। भारत की निर्यात आयात कनेक्टिविटी में अवसंरचना और प्रक्रिया संबंधी कमियों को दूर करना चाहिए, है ना। विनियामकी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। कुशल लॉजिस्टिक क्षेत्र के विशेष योजनाएं लाना चाहिए और राज्यों की और अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र में हुए कमियों को दूर किया जा सकता है, इसको और भी कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। हमारा जो आज का 9वां टॉपिक है वो अंतर्देशीय जल मार्ग। तो क्या है कि मौजूदा नए अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास एवं विस्तार को लेकर परिवहन पर्यटन तथा संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो अंतर्देशीय जल परिवहन क्या होता है, IWT ईंधन की कम खपत करने वाला, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी परिवहन का एक तरीका है। तो ये आपका है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसमें नदियां, नहरें, बैक वाटर, क्रीक आदि शामिल होते हैं। भारत में परिवहन योग्य जलमार्ग की लंबाई करीब 14,500 किलोमीटर है ना। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित जलमार्ग ही केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, शेष राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन का महत्व, पहला क्या है, लागत का कम होना, है ना, जिसमें क्या होता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत का सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 13 से 14% के बराबर है। इसका वैश्विक औसत करीब 8% है। यह पर्यावरण के अनुकूल है, जिसमें ईंधन की खपत बहुत कम होती है ना। साथ ही साथ CO2 उत्सर्जन ट्रकों के मुकाबले 50% कम है। सामरिक महत्व है, जिसमें प्राकृतिक नौवहन को जोड़ा जाता है ना। रणनीतिक आर्थिक रूप से यह सड़कों की खराब स्थिति के कारण बेहतर कनेक्टिविटी का एक तरह से कह सकते हैं सुविधा देते हैं, है ना। पर्यटन और मनोरंजन, अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग पर्यटन और मनोरंजन के लिए किया जा सकता है। नौकायन, मत्स्यायन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा जैसी सुविधाओं की सहायता से पर्यटकों को आकर्षित करके स्थानीय समुदाय के लिए आय उत्पन्न किया जा सकता है।
अब अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास से जुड़े मुद्दे में क्या है, परियोजनाओं को उपयोग न होना। करीब 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में केवल 23 चालू अवस्था में है ना। तो ये आपके लिए जरूरी सूचना है, इसको आप याद करें। धन और कर्मचारियों की कमी के कारण 63 राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास रुका हुआ है। सड़क और रेल प्रणाली की तुलना में इसमें कम निवेश होता है। कई जगहों पर नदियों की कम गहराई है, जिससे क्या होता है कि जहाज चलाने के लिए नदी की उचित गहराई बनाए रखना चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। पर्यावरण पर भी प्रभाव होता है, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट पर नदी तल की सफाई के निर्माण कार्यों ने गंगा डॉल्फिन की गतिविधियों को बाधित किया है। मल्टी मॉडल टर्मिनल, जेट्टी और नदी सूचना तंत्र जैसी सहायक सुविधाओं के विकास में लागत काफी अधिक है। तालमेल की कमी को पूरा करने में कमी है। और जल मार्गों की तली में बार बार गाद जमना, उसे नियमित रूप से नहीं निकालना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे क्या होता है, इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए उठाए गए कदम में क्या है, राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास किया जा रहा है। जैसे राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया, जिसमें क्या हो रहा है, 111 जल मार्गों में 5 मौजूदा और 106 नए जलमार्ग शामिल हैं। अलग अलग राष्ट्रीय जलमार्गों पर रोल ऑन रोल ऑफ और रोपैक्स यात्रियों के साथ रोल ऑन रोल ऑफ की फेरी सेवा शुरू की गई, जिससे क्या हो रहा है, नौमिटी और कमलाबाड़ी गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी राष्ट्रीय जलमार्ग पर इसके उदाहरण के स्वरूप है। लेवी और शुल्क के संग्रहण में संशोधन किए गए। कारोबार में सुगमता के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाया जा रहा है, जैसे कि कार्गो डेटा पोर्टल और साथ ही साथ पोर्टल फॉर एसेंट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन। IWT के मोड का उपयोग करके दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल परागमन और व्यापार प्रोटोकॉल के तहत नए पोर्ट ऑफ कॉल जलमार्गों को जोड़ा जाएगा, है ना। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत, इस विजन के तहत शुरू किए गए जो मुख्य पहले हैं, जिसमें से पहला है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ जलमार्ग के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड का नाम दिए जा रहे हैं। विश्व के सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास की शुरुआत की गई है ना। तो आगे की राह में इसमें क्या किया जा सकता है कि वित्तीय प्रोत्साहन देकर भी उद्योग और अपने वस्तुओं के परिवहन को अंतर्देशीय जल मार्गों के इस्तेमाल हेतु सब्सिडी दी जानी चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो कि अवसंरचनात्मक विकास में उच्च निवेश आकर्षित हो सके। जल मार्ग कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिवर क्रूज को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके द्वारा इन सबको सुधारा जा सकता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है PM विश्वकर्मा योजना। तो PM विश्वकर्मा योजना क्या है कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत से अंत तक पूरी सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता दी जाएगी। डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रांड का प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। हाँ, यह जो योजना है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर 2027 से 28 तक इस योजना की अवधि तय की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा और MoMSME कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत वित्तीय सेवा द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। पंजीकरण में क्या है, बायोमेट्रिक आधारित PM विश्वकर्मा पोर्टल द्वारा मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा और इसके तहत क्या किया जाएगा, PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड प्रदान करके कारीगरों व शिल्पकारों को मान्यता दी जाएगी, है ना। गुरु शिष्य परंपरा या पारंपरिक कौशल की परिवार आधारित विरासत को मजबूत किया जाएगा, है ना। इस योजना के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुरुआत की जाएगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए लागू किया जाएगा। इसमें पात्रता मानदंड में क्या होना चाहिए कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाला कोई कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए। मान्यता प्राप्त 18 परिवारों आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए, है ना। और इसी तरह किसी क्रेडिट आधारित योजनाओं से ऋण न लिया हो पिछले 5 सालों में, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और PM स्वनिधि मुद्रा योजना आदि शामिल हो, है ना। साथ ही साथ इसमें क्या हो, सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे और परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा, जिसमें क्या है कि एक परिवार के तहत पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है। आवश्यक दस्तावेज में क्या होगा कि इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक के विवरण और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी बैंक, NBFC और सूक्ष्म वित्त मंत्रालय द्वारा इसके कह सकते हैं कि वित्त स्थिरता उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना से क्या लाभ होगा कि मार्केटिंग से संबंधित सहायता होगी, है ना। नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग द्वारा सेवाएं दी जाएगी, जिससे गुणवत्ता का प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन, ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेलों में विज्ञापन, प्रचार तथा अन्य मार्केटिंग गतिविधियों से संबंधित सहायता शामिल की जाएगी। सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, कौशल को बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक के एडवांस प्रशिक्षण दिया जाएगा। समग्र सहयोग प्रणाली का निर्माण किया जाएगा, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन, परंपराओं का संरक्षण, लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इससे संबंधित चिंताएं क्या है कि सिर्फ क्षेत्र में उपलब्ध डेटा का अपडेट ना होना, मतलब हमारे पास कोई पर्याप्त डेटा नहीं है ताकि जिससे इसका पूरी तरह से गणना की जा सके। जाति आधारित व्यवसाय, चिंता की यह बात है कि इस योजना से जाने अनजाने में जाति आधारित व्यवसाय को मजबूती मिल सकती है। प्रशिक्षक के रूप में गुरु मास्टर की गैर मान्यता, मजदूरी के मुद्दे को न उठाना और आर्थिक व्यवहार्यता की कमी, ये सब इसमें चिंता के कारण है। आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि मानक और प्रमाणन, इससे पारंपरिक शिल्प और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में बाधा डालने वाले गैर प्रशुल्क बाधाओं को अधिक से निपटाने की मदद मिलेगी। नए बाजार जनरेट होंगे, कारीगर समुदायों के बीच गरीबी और असमानता के मूल कारणों का समाधान करने की आवश्यकता है। ऐसे शिक्षा और रोजगार के अवसरों की सीमित पहुंचाएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है संक्षिप्त सुर्खियों में। तो G20 की सतत वित्तीय कार्य समूह की चौथी बैठक संपन्न हुई है ना, जिसमें क्या लक्ष्य रखा गया है आपका, वैश्विक समृद्धि और स्थिरता को सुनिश्चित करने तथा हरित, अधिक लोचशील और समावेशी समाज का अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना, है ना। SFWG में केंद्र में G20 संधारणीय वित्तीय रोड मैप है। इस रोड मैप को 2021 में अंतिम रूप दिया गया था। तो भारत की अध्यक्षता वाले G20 के सम्मेलन में SFWG ने कई चुनौतियों की पहचान की और विविध क्षेत्रों में अपनी सिफारिशें प्रदान की है। तो ये हो जाएगा। बजटेतर उधारियां, है ना। तो इसमें क्या है कि सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम ने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी की है ना। उन उधारियों से क्या आशा है कि जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता, भले उनका पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग हुआ है। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती है, बल्कि उसके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाए, जैसे खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए FCI द्वारा लिया गया उधार। सरकार द्वारा बजटेतर उधार का सहारा लेने के पीछे क्या कारण है कि FRBM अधिनियम 2003 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करना, है ना। अनुच्छेद 293(3) के तहत उधार लेने की सीमा से बचना और साथ ही साथ केंद्रीय अनुदान में देरी। अब बजटेतर उधार के तरीके क्या है, राष्ट्रीय बचत योजनाएं, सरकार फुल सब्सिडी, बांड, घरेलू विदेशी उधार लेना आदि। ये हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार। तो क्या है कि RBI ने वित्तीय समावेशन सूचकांक में सभी क्षेत्रों में समृद्धि को दर्शाते हैं, जैसे मार्च 2023 में 60.1%, जबकि मार्च 2022 में 56.4% था, और मार्च 2017 में प्रायोगिक तौर पर शुरुआत के दौरान वित्तीय समावेशन सूचकांक 43.4% है, मतलब इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और साथ साथ पेंशन क्षेत्रों के वितरण को भी शामिल करके पूरे देश में वित्तीय समावेशन की स्थिरता को प्रदर्शित करता है। जो यह संतान संकेतकों को ट्रैक करते हैं, उसमें 3 उप सूचकांक में विभाजित कैसे थे। पहुंच भारांश कितना है 35%, उपयोग का भारांश कितना है 45% और समानता का 20%। तो वित्तीय समावेशन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है कि सभी व्यक्तियों और हाशियों पर रहने वाली आबादी को सस्ती और उचित वित्तीय सेवा प्राप्त हो। तो ये हो जाएगा, बाकी इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। घरेलू वित्तीय बजट, तो इसमें क्या है कि भारत में परिवारों को घरेलू वित्तीय बजट दर जो है 5.1% रहा है। देनदारियों में NBFC के ऋण सहित अन्य देनदारियां इसमें शामिल है। परिसंपत्तियों में बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशि, जीवन बीमा, भविष्य निधि, मुद्रा और अन्य निवेश शामिल है। तो ये हो जाएगा। मौद्रिक नीति संचरण में क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वित्तीय बाजारों में मौद्रिक नीति का संचरण असमान रहा है ना। मौद्रिक नीति संचरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति और समृद्धि के अंतिम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक की नीतिगत कार्रवाई प्रसारित की जाती है। तो उदाहरण के लिए इसमें जैसे आप देख सकते हैं, यदि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति में बदलाव के साथ सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता तो मौद्रिक नीति संचरण असमान संचरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए रेपो दर में 1% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप 10 वर्षीय AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रसार में केवल 2 से 3 अंकों की बढ़ोतरी हुई। तो ये हो जाएगा। बेसल 3 नॉर्म्स जो है, तो बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है ना। जैसे RBI ने AIFIs के लिए 2024 में 9% तक मुझे पर्याप्तता का अनुपात बनाए रखना
अनिवार्य किया। साथ ही नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए समय सीमा जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई। आरबीआई ने यह नियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45L से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके किया। तो ये हो जाएगा। बेसल 3 मानदंड जो होते हैं उसके बारे में, यह वित्तीय विनियामकों को द्वारा अपनाया हुआ जाता है। इसे वित्तीय और आर्थिक संकटों से उत्पन्न होने वाले आघातों को सहन करने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने के लिए अपनाए गए हैं ना। ये पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जोखिम भरित अस्थितियों की तुलना में पूंजी अनुपात को कम से कम 8% तक बनाए रखने को अनिवार्य करता है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता या चल निधि में क्या होता है कि 1.46 ट्रिलियन रुपए तक का पहुंच गई है बैंकिंग तरलता। यह 2019 के सबसे उच्चतम स्कोर में है। तो बैंकिंग प्रणाली में तरलता है वस्तुतः बैंकों की नकदी एवं अन्य परिसंपत्तियों की एक माप है जो बैंकिंग प्रणाली में तरलता के चलते बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी रहती है जिससे वे अपनी अल्पकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना। और तरलता आमतौर पर क्या होती है, तरलता पर आमतौर पर केंद्रीय बैंकों के पास रखी रिजर्व और सरकारी बॉन्ड शामिल होते हैं। तो तरलता के लिए अन्य साधन में क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF और SLR, ये सब तरलता के लिए होते हैं, है ना। तरलता में कमी से क्या होता है कि उपभोक्ताओं के लिए ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है, ट्रेजरी बिल की पूर्ण खरीदी, ओवरनाइट कॉल मनी रेट्स आदि दरों में वृद्धि हो जाती है और ऋण की उपलब्धता सीमित हो जाती है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एक तरह से कह सकते हैं कि 5 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको 2018 में संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया था। इस पर भारत सरकार का 100% स्वामित्व है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। भारत में आमजन को अत्यंत सुगम और सस्ती भरोसेमंद बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना इसका विजन है और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत किया गया है। साथ ही इस बैंक को देश के भुगतान संबंधी कार्य और करने के लिए आरबीआई से विधिवत लाइसेंस भी प्राप्त है। तो ये हो जाएगा। ग्रेसर नियम क्या होता है, किस नियम के अनुसार एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली को अपनाने में बैड मनी गुड मनी के चलन से बाहर करने को देती है ना। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार दो मुद्राओं के बीच विनियम द्वारा एक निश्चित अनुपात तय कर देता है। जिस मुद्रा के मूल्य का निर्धारण बाजार मूल्य से कम होता है वह मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाती है ना। अधिक मूल्य वाली मुद्रा प्रचलन में तो रहती है लेकिन उसे पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते हैं। यह नियम न केवल कागजी मुद्राओं पर बल्कि कमोडिटी मुद्राओं पर भी, अन्य वस्तुओं पर भी लागू होता है। इस नियम का नाम अंग्रेज फाइनेंसर थॉमस ग्रेसम के नाम पर रखा गया था। इसलिए यह नियम हाल ही में श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान प्रासंगिक हो गए। ओवरनाइट इंडेक्स क्या है कि ओएस पिछले 10 महीनों में अपने उच्चतम स्कोर पर है। तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए। ऋण बाजार में क्या है कि बीमाकर्ताओं के पेंशन और भविष्य निधि जैसे निवेशकों को सहायता मिलेगी जिन्हें अपनी वृद्धिशील प्राप्तियों का एक विशेष प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करना आवश्यक होता है। साथ ही बड़े निगमों के लिए नियमों का अनुपालन भी सुगम हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ही जानना जरूरी है। इससे रिलेटेड इसमें अगर कोई दिया नहीं गया तो इसलिए जरूरी नहीं है ना। ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI के तहत क्या किया है कि ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन के संबंध में PLI की योजना को एक और वर्ष 2027-28 तक बढ़ा दिया गया है ना। इस वार्षिक योजना की बजाय तिमाही आधार पर प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये भारतीय उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है, एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्पादों की आपूर्ति और श्रृंखला को बढ़ाना। इसका आधार वर्ष क्या है, 2019-20 है इसका आधार वर्ष है ना। तो ये हो जाएगा। अब क्या है, तकनीकी वस्त्र। तो वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के आकांक्षी नव प्रवर्तकों में ग्रेट की अनुमति प्रदान की है ना। इसका लक्ष्य क्या है, तकनीकी वस्त्रों के स्टार्टअप में इकोसिस्टम को विकसित करना, जैव निम्नीकरण, संधारणीय वस्त्र और उच्च प्रदर्शन करने वाले विशेषीकृत रेशे, स्मार्ट टेक्सटाइल आदि का उत्पादन पर ध्यान देना, है ना। वित्तीय सहायता के लिए प्रोटोटाइप्स को प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों के रूपांतरित करने के बाद उसमें वाणिज्यीकरण के लिए व्यक्तियों और अन्य कंपनियों के समर्थन का अनुदान देना। यह 18 महीनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा और अतिरिक्त 10% की छूट दी जाएगी। भारत के उभरते प्रौद्योगिकी केंद्रों पर रिपोर्ट। तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए, है ना। पर ये हाँ, ये MSME से विकास के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाना ये जरूरी है। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने MSME पर अपना वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वेक्षण में MSME के विकास के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ना। ICR की स्थापना 1981 में की गई थी। यह भारत के मुख्य आर्थिक थिंक टैंक्स में एक है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि बाहरी आर्थिक आघातों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार को नीतिगत सलाह देना है। तो ये हो जाएगा। तो भारत में MSME क्या है कि उद्यम पोर्टल पर लगभग 19.3 मिलियन
एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिसमें से 131.04 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कुल पंजीकृत एमएसएमई में लगभग 96.2% को सूक्ष्म, 3.4% को लघु तथा 0.4% को मध्यम उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो उद्यम पोर्टल को अस्थायी पंजीकरण एवं मूल पहचान संख्या प्रदान करना। उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई की हिस्सेदारी सूक्ष्म में 96.2% की है, लघु में 3.4 की और मध्यम में 0.4%। 27% एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्रक और 73% सेवा क्षेत्रक से हैं। अब भारत में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये भी एक न्यूज है। तो फास्फोरस पौधों के विकास में अति महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। यह पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधे के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण और मजबूत जड़ों का विकास, साथ ही साथ अनुवांशिक गुणों में स्थानांतरण आदि की आवश्यकता को पूरा करता है। भारत विश्व में फास्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है। इसका अधिकतर हिस्सा पश्चिम अफ्रीका के कैडमियम से भरे भंडारों से आता है। तो फास्फोरस की उपलब्धता लेकर चिंताएं जो व्यक्त की जा रही है क्या है कि अधिकतर स्थानों पर फास्फोरस कैडियम के साथ मौजूद होता है। कैडियम का एक भारी धातु है जिससे अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है। मोरक्को, पश्चिमी सहारा, चीन, अल्जीरिया जैसे कुछ देशों में फास्फोरस के अधिकतर वैश्विक भंडार पर नियंत्रण होना एक प्रमुख भू राजनीतिक चिंता का विषय है। तो फास्फोरस का हानिकारक प्रभाव क्या होता है कि कृषि अपवाह के रूप में सीवेज के माध्यम से सीधे जल निकाय में पहुंच जाता है, जिससे विषाक्त शैवालों में वृद्धि होती है। कैडियम में तो उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है, फसलें इन्हें अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है कि शरीर में इनका जैव संचयन होने लगता है, जिससे हृदय रोगों में वृद्धि होती है। एशियाई प्रीमियम क्या होता है कि रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने भारत को निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल पर वसूले जाने में प्रीमियम दरों में कटौती की है ना। इसी के मद्देनजर क्या है कि गौरतलब है कि भारत रूस से भारी छूट पर तेल खरीद कर रहा है, जिससे सऊदी अरब ने यह कदम उठाया। तो सऊदी अरब ने प्रीमियम दर को पिछले साल के लगभग $10 प्रति बैरल से घटाकर $3.5 कर दिया। तो एशियाई प्रीमियम कच्चे तेल में वास्तविक विक्रय मूल्य पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क था, जिसे कम किया। इसे ओपेक देशों द्वारा आरोपित किया जाता था। तो यह व्यवस्था 1980 से चली आ रही थी। एशियाई प्रीमियम वसूलने के निम्नलिखित कारणों की पहचान की गई। जैसे एशियाई देश तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर थे, वे केवल प्राइम टेकर्स होकर रह गए है ना। इसी के साथ समय के साथ तेल निर्यातक देशों ने एशियाई तेल आयातकों से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए अपनी बेहतर सौदेबाजी क्षमता का इस्तेमाल किया। सऊदी अरब और खाड़ी के देश अन्य देश सैनिक एवं राजनीतिक समर्थन पाने के लिए अमेरिका और यूरोप से अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर तेल निर्यात करते हैं। तो इस कारण से अब यह एक समर्पित कोयला गलियारा। तो रेलवे बोर्ड के अनुसार बिजली की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित कोयला गलियारों की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा कि उच्च क्षमता वाले रेलवे गलियारों की जरूरत है। इसमें क्या होगा कि देश भर में कोयला परिवहन के लिए ये किया जाएगा। तब ये बस इतना ही, इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है। और कोयला लिंकेज युक्तिकरण, तो कोयला मंत्रालय ने कोयला लिंकेज युक्तिकरण नामक एक नीतिगत पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? कोयला खदानों से उपभोक्ताओं तक कोयले के परिवहन की दूरी कम करना, जिससे परिवहन की लागत कम होगी और कोयले में विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। तो कोयला आधारित सार्वजनिक उपक्रम का एक अधिक संधारणीय ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। तो लिंकेज युक्तिकरण के 4 दौर से चरण पूरे हैं, जिसमें 73 ताप विद्युत यंत्रों को कवर किया जा रहा है और कुल 92.16 मिलियन टन कोयले का युक्तिकरण हुआ है। इससे सरकार को वार्षिक रूप से लगभग 6,240 करोड़ की बचत है। तो इस तरह से हमारा सितंबर माह की मंथली मैगजीन का इकोनॉमी का सेशन कवर होता है। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो अब मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें हम इसके कह सकते हैं इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मंथली मैगजीन के उसके कवर करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को बने रहने के। इसी तरह आप लोग बने रहें।